तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में इसमें जनसंचार वाले पाठ्यक्रम में हम लोगों ने जनसंचार अर्थ, परिभाषा और स्वरूप इसकी हम लोगों ने चर्चा की। उसके नोट्स मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उसके बाद परंपरागत जनसंचार माध्यम, संचार और जनसंचार में अंतर और आधुनिक जनसंचार के माध्यम, जिसमें सोशल मीडिया तक की कल हम लोगों ने चर्चा की। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ नोट्स PDF फाइल में आप लोगों के साथ ऐसे साझा करूंगा जिसमें हम लोग रेडियो, कंप्यूटर और टेलीविज़न इनकी थोड़ी विस्तार से चर्चा कर सकें। तो आज हम लोग रेडियो को लेके चर्चा करेंगे और ये नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है। अब इसमें रेडियो में जो मुख्य बिंदु हैं इस चर्चा के रेडियो के लेके, वो है उसका रेडियो की अवधारणा, रेडियो की विशेषता, रेडियो प्रसारण का इतिहास, FM और सामुदायिक रेडियो, रेडियो कंटेंट, रेडियो रचना का प्रारंभिक ज्ञान और उसका एक निष्कर्ष या सारांश रेडियो को लेके हम लोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडियो जो है हम लोगों को, विश्व को जो है वर्ल्ड वार की देन है। वर्ल्ड वार में बहुत सारे अगर उसके सकारात्मक पक्ष देखे जाएं तो बहुत सारी ऐसी तकनीक थी जो पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन युद्ध में आवश्यकता के अनुरूप वो सारी चीज़ें उपलब्ध होने लगी। युद्ध में ज़रूरत पड़ी, बाद में उसका सामान्य जन के बीच में भी उपयोग होने लगा। तो युद्ध के समय एक दूसरे से संपर्क में रहना, सूचनाओं का प्रॉपर आदान प्रदान करना, इन सारी चीज़ों की जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता ने रेडियो को जन्म दिया और बाद में ये जनसामान्य के बीच में प्रचारित और प्रसारित हुआ। जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके मार्फत एक ही समय में कोई संदेश लोगों की बहुत बड़ी संख्या तक संप्रेषित किया जा सकता है, जो कि जनसंचार का एक मुख्य बिंदु है कि एक ही समय में बहुत सारे लोगों को आप जो है एक ही सूचना दे सकें। इटालियन आविष्कारक मार्कोनी ने एक मशीन का आविष्कार किया। वो कहाँ के थे? इटली के थे, इटालियन उनको लिखा गया है इसीलिए, और उनका नाम क्या था? मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। अब इसमें देखो आपको MCQ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट्स में से ध्यान रखिएगा। जिसे बाद में सन 1896 में रेडियो का नाम दिया गया। मार्कोनी ने जिस मशीन का आविष्कार किया, उस मशीन को 1896 में 1896 में उसको क्या नाम दिया गया? रेडियो। यह अनोखी मशीन बिना किसी तार के आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित कर सकती थी। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं: लघु तरंगे, मध्यम तरंगे और परिवर्तित आवृत्ति वाली तरंगे। हम सब जानते हैं कि रेडियो सामान्यतः वह उपकरण है जो रेडियो स्टेशन से भेजे गए कार्यक्रम तथा संदेश सुनने में हमारा मददगार है। यद्यपि इस रूप में भी रेडियो को परिभाषित कर सकते हैं कि यह वस्तुतः सिग्नलों का प्रसारण है। ये किसका प्रसारण है? सिग्नलों का, जो उचित सामंजस्य के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के रूप में प्रवाहित होता है। ये उसकी एक परिभाषा यहाँ पे हो गई। इन्हें हम रेडियो तरंगों के रूप में जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत चुंबकीय दोलन क्षेत्र में गमन करती हैं, जो हवा और निर्वात में भी हो सकता है। सूचनाएं व्यवस्थित परिवर्तनों व सामंजस्य के सहारे ही आगे बढ़ती हैं, विस्तारित होती हैं। आवृत्ति सूचक या परिवर्तित कला ये विकसित विकरणों की विशेषता है। तो एक तरह से इन्होंने रेडियो के आरंभ के बारे में बताया कि मार्कोनी ने एक मशीन का इजाद किया जिसे 1896 में रेडियो की संज्ञा दी गई। रेडियो मूल रूप से क्या है? सिग्नलों के माध्यम से संदेश है जो विद्युत तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। तो इतनी चीज़, ये बुनियादी चीज़ आप रेडियो के बारे में ध्यान रखिए। रेडियो शब्द का अर्थ और उपयोगिता, मतलब इसकी वर्ड हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, मतलब शब्दों का इतिहास जो है उसके बारे में थोड़ा इन्होंने लिखा है। देखिए, प्रारंभ में रेडियो को वस्तुतः बेतार टेलीग्राफी के नाम से जाना जाता था। मतलब ऐसी टेलीग्राफी जो बिना तार के हो, है ना, क्योंकि रेडियो में तार नहीं लगते, तरंगों के माध्यम से होता है।
तो इसे बेतार टेलीग्राफी के नाम से जाना गया। उस समय टेलीग्राफिक संदेश बिना किसी तार से जोड़े हुए वायु के सहारे समुद्र से होकर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजे जाते थे। रिसीवर या संग्राहक की मदद से ये संदेश हूबहू जमीन पर प्राप्त कर लिए जाते थे। रेडियो प्रारंभ में सही अर्थों में रिसीविंग सेट तक बेतार प्रसारण के संवाहक के रूप में निर्माता के द्वारा उपयोग किया जाता था। क्रिया शब्द रेडिएट के आधार पर संज्ञा शब्द रेडियो चलन में आया। ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। क्रिया शब्द क्या है? रेडिएट। इसमें विद्युत तरंगों के माध्यम से जो संदेश होता है वो रेडिएट होता है। तो रेडिएट से ही क्या बना? रेडियो। तो इस तरह रेडियो शब्द की जो है उत्पत्ति हुई, या ये रेडियो शब्द जो है चलन में आया। मूल रूप से ब्रॉडकास्ट शब्द बहुत बड़े क्षेत्र में प्रकीर्णन के द्वारा बीज बोने से लिया गया है। प्रारंभ में मध्य पश्चिमी देशों के रेडियो इंजीनियरों द्वारा रेडियो संकेतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए इस शब्द को अंगीकार किया गया। ब्रॉडकास्टिंग जिसको बोलते हैं, रेडियो कार्यक्रम का ब्रॉडकास्टिंग होता था। अब ब्रॉडकास्टिंग की कहानी थोड़ी अलग है शब्द के हिसाब से। दो शब्द हैं। ब्रॉड मतलब बड़े पैमाने पर, कास्टिंग मतलब जो खेती में जो वो होता है बीज का छिड़काव जो होता है वो उससे संबंधित है। तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब बड़े पैमाने पे बीज का छिड़काव। जैसे तुमने देखा होगा अपने यहाँ जो किसान होते हैं, अपने यहाँ तो उतने बड़े बड़े खेत होते नहीं, तो वो एक डोलची में बीज ले लेते हैं और उसको फेंकने का भी एक तरीका होता है कि हर दाना दाना जो है बराबर ज़मीन पे पड़े ताकि फसल अच्छे से निकले। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1000 बीज गिर गए और ये जगह खाली रह जाए, ऐसे नहीं। तो वो भी एक ट्रिक होता है, आर्ट होता है, जो खेती किसानी करता है वो उसको जानता है। तो यहाँ से ये शब्द लिया गया ब्रॉडकास्टिंग। तो रेडियो के कार्यक्रम की ब्रॉडकास्टिंग होती है, मतलब बड़े पैमाने पे उसको प्रसारित किया जाता है। जैसे एक बहुत बड़े खेत में किसान बीजों को प्रसारित करता है, उसी तरह एक ही कार्यक्रम को या एक जगह पे हो रहे कार्यक्रम को विद्युत चुंबकीय किरणों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये जो दूसरा इम्पोर्टेंट शब्द था ब्रॉडकास्ट, वो खेती किसानी से लिया गया शब्द है। लाउड स्पीकर इत्यादि के मार्फत कार्यक्रम सुनना है तो इसे नेरो कास्टिंग या लघु प्रसारण के नाम से जाना जाता है। जैसे लाउड स्पीकर से तुम लगा दो तो इसको क्या कहते हैं? नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग का मतलब क्या हो गया? लाउड स्पीकर की एक सीमा है ना भाई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो तुमको सुनाई देगा, लेकिन रेडियो अमेरिका में कार्यक्रम हो रहा है, हिंदुस्तान में सुनाई दे रहा है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो इसलिए इस तरह के जो यंत्र थे लाउड स्पीकर, उसको नैरो कास्टिंग कही गई, और रेडियो के लिए फिर क्या कहा गया? ब्रॉडकास्टिंग कहा गया। तो ये उस शब्द के बारे में थोड़ी चर्चा थी। जो रेडियो को लेके मुख्य रूप से 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक खुद रेडियो और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग। अब हम आते हैं रेडियो की विशेषताओं के ऊपर कि रेडियो की विशेषताएं क्या हैं, कि आखिर रेडियो इतना ज़्यादा प्रचलन में क्यों आया, इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। इसमें देखिए इन्होंने दिया है, इसकी विशेषताएं बिंदुओं के आधार पर दी गई हैं कि कुछ बिंदु दिए हैं जो रेडियो की विशेषता बताती है। जैसे रेडियो केवल आवाज़ पर निर्भर करता है, साउंड, उसके लिए और कुछ सिस्टम, यहाँ से जर्मनी तुमको संदेश भेजना है तो वो आवाज़ और विद्युत तरंगे 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो बहुत सारा सिस्टम आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ का ट्रांसमीटर, वहाँ का ट्रांसमीटर, वहाँ का टावर, यहाँ का टावर बराबर काम करेगा तो अपने आप वो तरंगी मिल जाएंगी। जबकि टेलीफोन वगैरह के देखो तार हुआ करते थे, मोबाइल बाद में आया है तो तार बिछानी पड़ती थी उसकी, तो वो बड़ा लंबा खर्चा होता था। मान लो तुमको यहाँ से लेके अमेरिका या पूरी दुनिया में तार बिछाना है तो कितना बड़ा खर्चा होता। लेकिन रेडियो के साथ ये फ़ायदा था कि ये खाली आवाज़ के सहारे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के सहारे चलता है, तो इसमें खर्चा कम था और ज़्यादा दूरी तक संदेशों को भेजना संभव था। दूसरा, रेडियो की प्रकृति अल्पकालिक है, मतलब ये अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए है, आप तुरंत अपनी बात कह के ख़त्म कर सकते हैं।
अब 5 मिनट 10 मिनट में आपने अपनी बात कह दी और उसी समय पूरी दुनिया ने उसको सुन लिया। तीसरा, रेडियो श्रोता से एकल रूबरू होता है, अर्थात यह एक व्यक्तिगत साधन है जो सीधा श्रोताओं से को लक्ष्य करता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया था ना कि कम्युनिकेशन और संचार और जनसंचार में मैंने आपको अंतर बता रहा था। संचार में जब तक फीडबैक नहीं आ जाए तब तक तो संचार कंप्लीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या है, जैसे प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं रेडियो पे, तो ये एक तरफ से हो रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं और सारी दुनिया सुन रही है, तो ये वन साइडेड होता था, एक तरफा संवाद होता था। तीसरा, किसी भी अन्य संचार माध्यम की तुलना में रेडियो की कीमत काफ़ी कम है, जिसके चलते यह लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ता, सस्ता था, इसको खरीदना आसान था और इसीलिए ये एक जन संचार साधन के रूप में अधिक लोकप्रिय हुआ। आगे देखो, रेडियो की कोई सीमा नहीं है। यहाँ मैंने बताया ना, हिंदुस्तान में कोई कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसको पूरी दुनिया में सुना जा सकता था तरंगों के माध्यम से, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए भारत के गांव देहात में दूर दूर तक जहाँ पे पहुँचना बहुत कठिन है, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पहुँचना कठिन है, वहाँ भी रेडियो के माध्यम से संदेशों का प्रचार प्रसार आसानी से हो जाता था। तो ये भी इसकी रेडियो की एक विशेषता थी। तीसरा, रेडियो को अपने सामान्यीकरण के लिए जाना जाता है। किसी भी अन्य संचार माध्यम की तुलना में रेडियो बहुत सामान्य सी युक्ति है जो हर जगह और हर किसी के पास सहजता से उपलब्ध है, कम पूंजी में है, आसानी से इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। एक बटन है ऑन का, ऑफ का और एक स्टेशन का, आप स्टेशन बदलते जाइए, जहाँ पे आपको जो अच्छा लगे सुन लीजिए। तो ये एक आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय साधन था, सामान्य साधन था, सस्ता साधन था, इस कारण भी लोगों ने इसे पसंद किया। रेडियो प्रसारण की गति बहुत तेज़ है, मतलब ये साउंड बहुत तेज़ी से जाता है। मैंने कहा ना, जर्मनी में मैं आज बात कर रहा हूँ और उसी समय पूरी दुनिया सुन रही है, खाली कुछ सेकंडों के अंतर पर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय की। प्रिंट मीडिया में जहाँ स्थान की बाध्यता है, वहीं रेडियो में केवल समय की बाध्यता है। प्रिंट मीडिया में स्थान है, आप स्टूडियो में आइए, शूटिंग करिए या पेपर छापने के लिए एक जगह जाइए, लेकिन रेडियो में वो सब नहीं है। रेडियो में एक जगह से आदमी बोल रहा है और तुम रेडियो लेके बाज़ार में भी कान पे लगाए हो तो भी सुन रहे हो, घर में बैठ के भी सुन रहे हो, खाना खाते समय भी सुन रहे हो, सोते समय भी रेडियो चालू है तो सुन रहा है। मुझे याद है मेरे पिताजी BBC लंदन सुनते सुनते सो जाते थे, तो माँ या हम लोग जाके बंद करते थे, है ना। तो इसमें वो बाध्यता नहीं है। तो ये वो कुछ प्रमुख कारण थे जो रेडियो की लोकप्रियता का कारण थे, जिन्होंने रेडियो को जो है लोकप्रिय बनाया। और यही कारण था कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ जनता के पास उतने संसाधन नहीं है, उतने पैसे नहीं है, उतनी गरीबी है, तकनीक बहुत ज़्यादा नहीं है, तकनीक को आदमी ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाता, वहाँ पे रेडियो बहुत कामयाब रहा। दूर दराज के गाँव में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर आसाम, त्रिपुरा में, मेघालय, नागालैंड तक हर जगह जो है रेडियो ने अपनी पहुँच बनाई और पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम रेडियो ने किया। रेडियो का विस्तार किस तरह से हुआ, मतलब रेडियो का विस्तार आगे चल के कैसे हुआ, तो इसमें है टेलीविज़न से इतर रेडियो श्रोताओं के दिमाग में छवियाँ गढ़ता है। टेलीविज़न में आप छवि दिखा देते हो, इमेज दिखा देते हो, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है। जैसे रामायण आता था तो राम और सीता कैसे हैं तुम देख लेते हो, तो देखने के बाद एक लिमिट आ गई, तो वहाँ पे दृष्टि अलग हो जाती है। कोई बोले, जैसे कोई तुम पिक्चर देख रहे हो, किसी नायिका का वर्णन है कि वो बहुत सुंदर है, तो रेडियो पे तुम खाली वर्णन कर सुन सकते हो, वो बहुत सुंदर है। अब वो कितनी सुंदर है ये दिख नहीं रहा है, तो हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है कि वो कितना सुंदर है। जैसे सुंदरता की मेरी कल्पना अलग होगी, तुम्हारी कल्पना अलग होगी। मेरे मन में मान लो कोई हीरोइन होगी, तुम्हारे मन में कोई और हीरोइन होगी, है ना। लेकिन टीवी में क्या होता है, आप सीधे सीधे छवि देख लेते हो, तो जहाँ पे आप देख लेते हो वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं रहती। यहाँ पे एक विचारों का लोकतंत्र होता है, जनतंत्र होता है। जितने लोग होते हैं वो उतने तरीके से सोच लेते हैं, छवियाँ गढ़ लेते हैं
तो ये भी एक उसका सकारात्मक पक्ष था। दूसरा, रेडियो एक सार्वभौमिक संचार माध्यम है, यह दूरियों को पाट सकता है, तो निरक्षरता की बाधा को भी धकेल सकता है। कोई अनपढ़ गँवार व्यक्ति भी रेडियो पर अपने काम की चीज़ें सुनकर समझ सकता है। जैसे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम आता है, देखो रेडियो पे कभी देखते थे, और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में आता था। जैसे मराठी में देखो पहले एक कार्यक्रम आता था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, आमची माती आमची माणसं, तो वो खेती किसानी की बात करते थे। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ भोजपुरी या अवधी में वो बात करते हैं कि अरे आवा आवा आम के पेड़वा में कीड़ा लागबा का किहल जाए, है ना, कि आम के पेड़ में कीड़े लगे हैं, क्या किया जाए। तो आपस में वो लोग बात करते हैं। तो जो अनपढ़ किसान है वो भी उसको सुन के समझ जाता है कि उसे अगर आम के पेड़ में कीड़े लगे हैं तो उसका इलाज किस तरह से करवाना है। तो ये सारी चीज़ें रेडियो की एक तरह से विस्तार था कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ ही सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी उसको आसानी से समझ सकता है। तीसरा, अपनी श्रेणी के दूसरे संचार माध्यमों की वनस्पति रेडियो अधिक तीव्र था, ये हम लोगों ने जाना। रेडियो का सर्वाधिक सकारात्मक पहलू ये है कि इसे सुनने के लिए किसी परमिट या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में था। शुरू में रेडियो ट्रांजिस्टर रखने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन बाद में उसे ख़त्म किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रेडियो की विशेषताएं थी, लेकिन रेडियो की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। तो लिमिटेशन क्या है? रेडियो की प्रकृति अल्पकालिक है, जो इस माध्यम को सबसे बड़ी कमी है। यदि हम पहली बार में रेडियो संदेश प्राप्त कर पाने में नाकाम रहे तो समय की बाधाओं के चलते हो सकता है बाद में हम इससे वंचित रह जाएं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कार्यक्रम में, रेडियो में, अगर तुम मेरी बात समझ गए तो ठीक है, लेकिन अगर तुम समझ नहीं गए तो दोबारा नहीं सुन सकते। दोबारा सुनने के लिए अगर वो दोबारा फिर कभी टेलीकास्ट होगा तभी सुन पाओगे। जैसे बाद में टेप रिकॉर्डर वगैरह आया, क्या हो गया, तुम एक ही चीज़ को 100 बार सुन सकते हो रिकॉर्ड कर करके। या जैसे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो है, रिकॉर्डेड है, आप उसको 100 बार सुन सकते हो, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं था। उसी समय तुमको समझना होगा, और अगर उस समय नहीं समझ पाए तो या तो दोबारा फिर वो जब टेलीकास्ट हो तब आप सुन सकते हो, अदरवाइज़ आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा, रेडियो प्रसारण की कमज़ोर गुणवत्ता भी इसकी अरुचि का कारण बनती थी। कई बार तुम लोग देखते रहते थे, हम लोग स्टेशन ऐसे सेट कर रहे हैं, आधे घंटे का कार्यक्रम है लेकिन आधा घंटा उसे सेट करने में ही निकल जाता था, है ना। तो ये भी कई बार अरुचि का कारण बनता था कि हमको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलते थे, मौसम ख़राब रहता था, या जो भी कारण हो, तो वो भी इसकी अरुचि का कारण होता था। तीसरा, रेडियो केवल आवाज़ पर निर्भर करता है, इसके चलते कई बार दृश्यों के अभाव में इसका प्रभाव कम हो जाता है। चूँकि ये आवाज़ पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसका प्रभाव कई बार कम हो जाता था। तो इसके प्रभाव को